आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं जनरल पॉइंट्स ऑफ केमिस्ट्री की। वैसे ये वीडियोस हमने देखी थी वेकी साइंस के चैनल्स पे, तो वहाँ से हमने कंटेंट्स लिया था। तो आप देख सकते हो, वैसे हमें पता है कि हमारी बॉडीज़ भी मेडअप होती है एटम से। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है तो पानी H2 से मिलेगा, सोडियम मेटल्स है तो Na से मिलेगा। किसी भी हम एटम्स के लिए तो एटम्स, हमारी बॉडी भी एटम से बनी डिफरेंट। फिर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जर्नल केमिस्ट्रीज़ के बारे में, जो आप अभी तक 9th से लेकर 12th फिर हायर क्लासेस में जब हम जाते हैं। फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले ऐसे बोलता था कि जैसे लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, ड्यूल नेचर है। पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक ब्लैक रेडिएशन इफेक्ट पढ़ते थे हम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के आउटर मोस्ट, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। एटम के इनसाइड एक तो एटम के इनसाइड एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना। 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक, और डिस्कवरी हो गई हैं एक दो की। तो जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी थी उनको एक जगह रख दिया गया। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़े मेंडलीव, डोबरनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल्स की पूरी की। बाद में लकीली फिर स्टूडेंट्स हमने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, अभी हमारे लिए सही है, नहीं तो 118 एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अब ब्लॉक के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए गए हैं। फिर हमने सेल्स के बारे में जाना, सब सेल्स क्या होते हैं, एसपीडीएफ, क्वांटम नंबर के बारे में जाना क्या होता है, ठीक है, कि प्रिंसिपल क्वांटम मैग्नेटिक, ये सारा 11th में हम जो पढ़ते हैं। फिर हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज 0 होता है आपका। रेडियो एक्टिव डीकेज के बारे में, अल्फा बीटा गामा, ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना एटम बम, न्यूक्लियर बम्स, इनके बारे में। तो केमिस्ट्री इतनी वास्ट है। मेडिसिन में आप देख लो, उसमें भी, या हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं कैसी रिएक्शन होती है, कैसी हमें एनर्जी मिलती है, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक थिंग्स में। कपड़ों के डाइंग्स में देख लो आप, ये अलग अलग एग्जांपल्स के थे। जैसे अब कोई भी दो पार्ट्स हैं तो एक कैटायन जिस पे प्लस चार्ज होगा, एनायन जिस पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है। फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये रेडियो एक्टिव होती हैं, नोबल गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती। और न्यूट्रल एटम होगा, इसका मतलब वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम। वैसे मास किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, और जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे। अगर कोई चार्ज गेन नहीं कर रहा, प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन ही करना होता है, और माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब ऐड हो रही हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड के बारे में जाना। प्रॉपर्टीज़ देखी कि कुछ मेटल्स हैं अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर, कुछ नॉन मेटल नहीं करती, बट सबका सेम नहीं है। जैसे नॉन मेटल कार्बन है, उसका एलोट्रोप्स है, हम पढ़ते हैं। ग्रेफाइट है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी कार्बन नॉन मेटल है, फिर भी करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही हमने एग्जाम्पल, जैसे सोडियम क्लोरीन का देख लो, कोई भी एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। टेबल साल्ट का फार्मूला NaCl सभी को पता है। फिर हम अगर मान लो सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, पानी में समझ लो हाइड्रोजन एक एटम अलग था, ऑक्सीजन, जब आपस में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, एटम कंबाइन हो गए, तो एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। फिर हमने बॉन्ड्स देखा कि दो चीज़ों के बीच में बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे दो चीज़ें बाइंड होती हैं, तो उसके आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेशन, मेटालिक, इनके बारे में हमने जाना कि दो चीज़ें कैसे बाइंड होती हैं, एक टाइप की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं या नहीं है, ठीक है। फिर जैसे हमने देखा कार्बन तीनों में था, डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर, फुल लेंस, बट तीनों की डायमंड हार्ड होता है, डायमंड की अलग थिंग्स है, ग्रेफाइट एक अलग है, बकनिस्टर फुल लेंस होता है, कार्बन कैलोटॉप्स उसके अलग है। एटम सेम होने के बाद में वो भी डिपेंड करता है आपके। और स्टार्टिंग में 9th से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में किसने क्या डिस्कवरी की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं वैसे तो। और पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में हम जाना, काइनेटिक जो मोशन की वजह से आती है, पोटेंशियल जो आपकी पोजीशन हम बताते हैं। और उसके अलावा फिर हमने इफेक्ट्स पढ़े, वेव नेचर के लिए इंटरफेरेक्शन और डायफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर से अगर पीरियोडिक टेबल्स आप देख सकते हो, अगर नहीं हो पाता तो देखिए 118 एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टीज़ करना बहुत ही डिफिकल्ट था अपने लिए, लेकिन अब कर पाए साइंटिस्ट ने अलग अलग यूज़ करके। और फिर जब एटम ज्वाइन होते हैं, आप देखते हो ना, किसी में सिंगल बॉन्ड होता है, किसी में डबल, वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कंप्लीट। तो अगर एक की जरूरत है, मान लो किसी के फ्लोरीन में 7 है तो उसको एक जरूरत है तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के 6 हैं तो उसको डबल की जरूरत है तो डबल बना लेगा, नाइट्रोजन के 5 है, 3, 8 की जरूरत है, 3 और जरूरत है तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और ये बता रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनुजेशन एनर्जी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैसी पावर है। एनुजेशन एनर्जी का मतलब जो बाहर वाली सेल है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो आइसोलेटेड गैसेज एटम में होना चाहिए, मतलब फ्री रहना चाहिए, बॉन्डेड में होगा तो नहीं निकाल सकते हम। ये बेसिक टर्म्स के बारे में आप जानते हो। पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। एफिनिटी आपसे पूछ ले अट्रैक्ट करने वाली पावर, तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की छोटी साइज हो जाती है और रिपल्सन वाला फैक्टर काम करता है वहाँ पे, ठीक है। ये वैसे ही आपको 3D वे से बता रखा है थोड़ा।
और ये हमने एक चैनल्स पे देखा था, तो उसका थोड़ा सा कंटेंट यूज़ किया है। जैसे 2 NaCl ही था सपोज, तो सोडियम इसमें कैटायन है, क्लोरीन आपका नेगेटिव है, आयन। फिर हमने स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना। आयनिक बॉन्ड में होता है 2 चीज़ों के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए जब इलेक्ट्रॉन का। जैसे सोडियम में वाले में देखो, सोडियम के पास में 281 थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने कंप्लीट दे दिया तो 8 बचे उसके लास्ट सेल में। क्लोरीन के साथ थे, उसने एक और ले लिया तो उसके पास 8 हो गए। दोनों ने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक होता है। और कोवलेंट में तो बराबर की शेयरिंग, मान लो एक फ्रेंड के पास 5 रुपये थे, दूसरे के पास 5, दोनों ने शेयर करके 10 रुपये कोई चीज़ ले, दोनों शेयर कर रहे हैं इक्वली, तो उसको आप क्या बोलोगे? कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन वाले में होता है कि देता एक है और शेयर दोनों करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो इनके बारे में हम 11th में वैसे सेपरेट वीडियोस भी बना रखी है, तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो वो भी। फिर मेटल्स की हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखी, क्या क्या पॉइंट्स हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटीज़ के बारे में जाना, एसिड बेस की रिएक्शंस देखी, ठीक है। डक्टिलिटी में वायर बनाते हैं, मेलेबिलिटी में थिन शीट्स बनाते हैं, जैसे वेफर ऑयलिंग के लिए आप देखते हो एल्यूमिनियम फॉयल हो गई, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। उसके बाद हमने एसिड बेस की देखी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स क्या है, तो बहुत सारे टर्म्स हैं केमिस्ट्री में। तो जैसे आप 9th से हमारा सेपरेटली शुरू हो जाता है, आपको स्टार्टिंग बेसिक अपने एटम से ही शुरू होता है, मैटर से। मैटर है क्या? जो भी तुम अपने स्पेस के अराउंड जो भी थिंग्स देखते हैं, ठीक है। ये वैसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको 3D में दिखा रखा है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन में कैसे क्या है। और सोडियम क्लोरीन ने ले लिया तो उस पर माइनस चार्ज आ गया नाइन, और अगर वो दे रहा है तो उसके ऊपर चार्ज प्लस है, तो इसका मतलब Na+ हो गया। ये ऐसे ही वाटर का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन बोनोडर्स के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता रखा है कितना होगी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच रही है ज़्यादा पावर है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन खींच रहा है तो हाइड्रोजन से, तो वो जो लेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा और जो दे रहा है वो प्लस आएगा। और पार्शियल का मतलब कंप्लीट, ऐसे नहीं कि कंप्लीटली ले लिया, पार्शियली है, हाफली, ठीक है। प्लस पार्शियल यूज़ नहीं करता, अकेला प्लस माइनस पूरा, तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है इलेक्ट्रॉन का। तो आयनिक के बारे में हम पढ़ते हैं, डाइपोल फोर्स के बारे में, कोवलेंट, कोऑर्डिनेशन, वैसे मेटालिक भी होते हैं, वंडरवाल भी हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे फोर्सेज एडजस्ट करते हैं, ये हमने अलग अलग, जैसे पानी का बता दिया, चफ का बता दिया। फिर हमने 2 बॉन्डिंग भी पढ़ते हो अब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके भी तो टाइप्स होते हैं, इंट्रा और इंटर। हाइड्रोजन के लिए तो सीधी सी कंडीशन होती है हाइड्रोजन खुद होना चाहिए, और 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फिर इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और इंटर INTR वाला उसमें होता है मतलब 2 सेपरेट मॉलिक्यूल की जरूरत है, जैसे HF के अंदर बता रखा है। ये कैसे थिंग्स होती हैं एटम्स के अंदर। फिर बोश ने भी बताया था, जैसे न्यूक्लियस पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो उसके अंदर कोलैप्स क्यों नहीं होता। ये बहुत सारी थिंग्स हैं जब आप सोचते हो तो उसके एक्सप्लेनेशन है, स्टेप वाइज चलते हैं। जैसे 9th से 12th तक कितना रहेगा, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे, BSc MSc या PhD करोगे, तो उसी टॉपिक वही रहते हैं, बस उनकी डिटेल नॉलेज आ जाती है, उसी के गहराई में आ जाती है। अभी आप मेन थिंग्स पढ़ते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में भी जानते हैं, सॉल्वेंट के बारे में भी, जिसमें आप डिजोल्व करते हो, सॉल्यूशंस पढ़ते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सर है, ठीक है। तो बहुत सारे थिंग्स हैं जो सेपरेटली हम डिवाइड करके पढ़ते हैं अलग अलग। वैसे एक वीडियोस में कंप्लीट केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट्स भी किया था, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि पानी में अगर आप ऑयल मिलाते हो तो मिक्स नहीं होता। तो आप सबको भी कमेंट करना एक बार वीडियो को पॉज करके कि बताइए क्या हम ऐसा करें कि पानी में ऑयल को वो डिजोल्व हो जाए, घुल जाए आपस में, और ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया था आपको। फिर पहले लाइक का कंसेप्ट पढ़ते थे ना, कि जैसे पानी है, वाटर है, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर में डिजोल्व होना चाहिए, लाइक सेम में। अब ऑयल की बात करें, वो एक नॉन पोलर है, तो लाइक अनलाइक में डिजोल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया था, उसी में थोड़ा सा अगर आप डिटोल डाल दो या साबुन का पेस्ट सॉल्यूशन मिला के उसमें डाल दोगे और फिर इसको डिजोल्व करोगे तो पानी में ऑयल घुल जाएगा। ऐसे आप करते भी हो, मान लो आपके हाथ के ऑयल लग गया, फिर आप साबुन से वॉश करते हो जाते हैं ना। ऐसे ही आप कपड़ों के ऊपर साबुन मतलब ऑयली हो गए या मिट्टी लग गई तो हम साबुन से साफ करते हैं, फिर पानी का यूज़ करें तो हो जाते हैं डिजोल्व। तो ये बेसिक थिंग्स है लाइक डिजोल्व, वो डिजोलिटी पर डिपेंड करती हैं। ये बॉन्ड्स के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में ये हमने सेपरेटली डिस्कस किया था वैसे, कि सॉलिड में शेप और जो वॉल्यूम होती है दोनों फिक्स रहेंगी, बट लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, शेप चेंज हो जाती है। मान लो एक गिलास में डाल रखा है, एक प्लेट में डाल रखा है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना, वहाँ पे कौन सी भी चीज़ ना ही तो डेफिनेट मास उसका वॉल्यूम होती है, और ये जो साइज शेप की बात करें, शेप की भी डेफिनेट नहीं होती गैसेस की। फिर हम सब्सटेंस के बारे में, मिक्सर के बारे में पढ़ते हो। फिर अगर सॉलिड के बीच में या कोई भी थिंग्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। गैस में पार्टिकल वैसे दूर दूर होते हैं,
या आपने परफ्यूम्स वगैरह देखा होगा सर, तो एक जगह लगाई होती है लेकिन अपने आप ही दूसरी जगह चली जाती है ना, डिस्पर्शन वाले इफेक्ट पड़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट जो बेसिक थिंग्स होती है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे मान लो सॉलिड है सपोज, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो सॉलिड और लिक्विड की जो बीच की को फेज एडजस्ट करती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग वाला। और बॉइलिंग में जब लिक्विड और गैस जो होते हैं ना वेपर फेज एडजस्ट करना। और फिर और स्टेट भी होती हैं वैसे, ये तो मेन स्टेट सभी को पता है, सॉलिड लिक्विड गैस, दो और एक्सप्लेन की थी, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा। ठीक है, बोस आइंस्टीन होती है वेरी लो टेम्परेचर पे, और प्लाज्मा होती है आपकी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे तुमने देखा होगा ज्वालामुखी विस्फोटन वगैरह सुना होगा। तो वहाँ पे जनरली हम तीन ही स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ये एनर्जी की एक्साइटेशन दिखा रखी है, कैसे ग्राउंड से एक्साइटेड में, वैसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमेशा कम होती है और एक्साइटेड की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बस मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा एक्साइट में जाएगा, लेकिन वो अपने आप ही ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है एनर्जी। तो हर एक कोई लाइफ में स्टेबल हो जाता है। जैसे हम अब पढ़ रहे हैं, कोई भी है तो क्या, ताकि अच्छी हमें खुद का कोई कर पाएँ, बिजनेस लगा लो या जॉब्स लगा लो, एक अच्छी वेल सेटल लाइफ के लिए स्टेबल होना चाहते हैं सभी अपनी लाइफ में, तभी हम वर्क करते हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं हमेशा, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है, उनको एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं। फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ते हैं। होमो का मतलब सेम, जैसे पानी में आपने नमक मिला दिया तो डिजोल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ना नमक अलग से। अगर उसी पानी में आप मिट्टी मिला दो या ऑयल मिला दो, साबुन नहीं मिला के मान लो, तो अलग से दिखाई देगा। तो हेट्रोजीनियस डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगे। होमो का मतलब सेम। ये सारे थिंग्स वैसे हमें नाइन्थ में भी पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल भी आता है, जैसे दूध में, पानी में दूध मिला दिया तो कोलोइडल मिक्सचर होता था, ऐसे ही पानी में मिट्टी मिला दी, सस्पेंशन का पढ़ते थे हम। ठीक है, ये टेंडल इफेक्ट्स के बारे में, कोलोइडल जो हम पढ़ते थे इमर्सन के बारे में। अब जैसे एक बात तो हम इससे पूछें तो पानी में जब आपने क्या मिला दिया, मिल्क मिला दिया, तो बाद में तो नहीं पता चल रहा ना, पानी से मिल्क अलग नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं देख के बता सकते इस दूध में इतना पानी है, तभी तो। नहीं तो आप दूधे वाले जो देखे जाते हैं पता नहीं चलता ना, कितना ही पानी डाल दो। हाँ, थोड़ा देखकर हम बता सकते हैं पतला है या वैसे है। ठीक है, तो ये अलग अलग थिंग्स होती हैं। बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं हम, फिर उनके होमो हीट्रो स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर रिएक्शन के बारे में, कि कैसे जब रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, रिएक्शंस हो रही है कोई भी। फिर हमने 10th में आप इक्वेशंस पढ़ते थे, इक्वेशन को जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और बैलेंस्ड, डिकम्पोजिशन में एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा बना रही हो, और कम्बिनेशन में दो चीज़ जुड़ के एक सिंगल, और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस, जैसे हाई रिएक्टिव चीज़ लेस को डिस्प्लेस कर देती, हटा देती थी। डबल में दो आयनों का एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ते थे हम, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के टर्म्स बताते थे, ऑक्सीजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन का हटना, या रिडक्शन इसका उल्टा, रिडॉक्स जिस रिएक्शन में दोनों हो रही हों। फिर हमने 4 लॉ पढ़ते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, अवोगाद्रो लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास को हम खुद से क्रिएट डिस्ट्रॉय, मास बराबर रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा वो रिएक्शन में। इसीलिए क्वेश्चन भी आता था 10th में आपके कि रिएक्शन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है, ताकि मास बराबर हो जाए। फिर हम एक टर्म पढ़ते थे डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो भी आप रिएक्शंस कर रहे हो केमिकल रिएक्शन में, जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेंट का मास का रेशियो जो फिक्स रहेगा। ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन का मास एक रिएक्शन में HF में H2, तो मास दोनों का सेम ही रहने वाला, वो चेंज नहीं होता। फिर आप एक और भी पढ़ते थे मल्टीपल प्रोपोर्शन अवोगाद्रोस के बारे में, इंपॉर्टेंट लॉज थी वो भी। फिर एक चैप्टर सबका रिडॉक्स रिएक्शन का भी आता था, बैलेंसिंग करते थे हम एसिडिक